तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की हम लोग प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। तो वी हैव लिस्टेड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, उनके ग्राफ्स हमने देखे थे। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उनको भी लिस्ट कर लेते हैं एक बार दोबारा से। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मैंने आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर तो क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। और यहीं पे पूछ लिया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, आई क्या है इंटीजर, तो हमने ये बात की थी कि इंटीजर जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट, अगर हमने लिखा था, क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इन दिस वाज, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था। फोर्थ प्रॉपर्टी इज फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हमने बात की थी कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है उसका रेंज जो होगा वो 0 से 1 होगा, 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये चारों जो है उनका वैल्यू हम बता देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाता है। अब ये 0 से 1 के बीच में जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो तो हमेशा क्या देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। और अगर एक इंटीग्रल वैल्यू देगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0, है ना। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर होता है, दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, जब एक्स एक इंटीजर है। क्यों, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं x को 1 ले लेता हूं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। दैट इज इक्वल टू -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अब x इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू -1 आएगा। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2, एंड नेगेटिव ऑफ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। सेम प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट आल्सो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दैट इज इक्वल टू 0। अगर x इंटीजर है तो दोनों क्या होगा, 0 के बराबर होगा उनका सम, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, वेदर इट इज नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इसकी बात करते हैं, दैट इज बिकम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये तो 0 के बराबर है। और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, जब x इज इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर। कैसे, अगर x इंटीजर नहीं है, सपोज करो मैंने 1.2 ले लिया, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2, और -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.8, तो 0.8 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.1। दैट वी हैव स्टडीड कि अगर -1.2 के फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जाएगी तो -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 0.8, और 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही जाता है। लेट्स स्टडी द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपने x में कोई इंटीजर ऐड किया है, तो दैट इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। दैट विल हेल्प इन सम ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x -1 भी आता तो भी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आई क्या है, इंटीजर है, वेयर आई इज एन इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगा। क्यों, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को कि मैं किसी भी नंबर में इंटीजर ऐड करूं तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। आप किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट क्वांटिटी पे इंटीजर ऐड करेंगे तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा क्या आएगा, सेम। तो इंटीग्रल पार्ट ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन प्रॉपर्टी नंबर 7, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 7, अच्छा कुछ बात की थी हमने बात की थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ई कितना होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कितना आता है, पाई -3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई कितना आता है, ई -2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ई कितना आता है, 3 - ई। इस बारे में हमने बात की है, ठीक है। अब 7th प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है ना
वो i के बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं x बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट i से लेके ओपन ब्रैकेट i+1 तक। सही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू मान लीजिए मैंने बोला 7 है। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई टेकन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 7, इफ आई आस्क्ड कि x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो हमें ये बात पता है कि x का वैल्यू क्लोज ब्रैकेट 7 से लेके 8 तक जाएगा, क्योंकि 7 पे क्लोज लगवा, इसका मतलब 7 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा। 7 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पर 8 से छोटी होनी चाहिए। 8 से छोटी वैल्यू लेंगे और 7 से बड़ी वैल्यू, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 7 ही आएगा। सॉरी। नेक्स्ट इज इफ आई टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 8, तो x, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 7 से लेके 8। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 8, इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट 8 से लेके 9 तक ओपन ब्रैकेट। और एग्जांपल्स लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में नेगेटिव ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 कब आएगा, जब x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट -2 से लेके -1 पे ओपन। -2 से -1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, दैट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर एज -2। जैसे -1.5 ले लिया, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अगेन -2। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -7। वन मोर एग्जांपल, तो x बिलोंग्स टू, है ना, इट विल बिकम -7 से लेके -6 पे ओपन, है ना, -6 पे क्लोज आएगा और -6 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -7 की बात चल रही थी। अच्छा कुछ और लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5.8, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5.8 से लेके 6.8। सही बात है, हाँ गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कभी 5.8 आ सकता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कभी 5.8 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर हमेशा इंटीजर होगा तो उसका तो इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो या तो 5.1 है, 5.8 है, 5.8, तो वो आंसर हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने x की रेंज पूछा तो x क्या होगा, तो यहाँ पे सवाल गलत नहीं है, सवाल तो सही है। जवाब क्या देंगे, x बिलोंग्स टू 5। आंसर क्या होगा, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 5.8 मिल जाएगा, क्योंकि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x which will satisfy the relation कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 5.8 मिल जाए। देन अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई, वापस से वही जवाब, क्या जवाब होगा, x बिलोंग्स टू 5। तो दीज आर सम क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वालिटीज भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोट इट डाउन। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 तक हो गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। Property number 8. What is property number 8? Let us suppose greatest integer of x is greater than equal to I. Property number 8 की बात कर रहे हैं। Greatest integer of x जो है ना, y से बड़ा या i के बराबर है। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x will belong close bracket i to infinity। ठीक है, अगर greatest integer x का वैल्यू i से बड़ा है या बराबर है तो x किसको बिलोंग करेगा, i से लेके infinity को बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट अस सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग क्लोज ब्रैकेट 7 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 7 के बराबर आ रहा है तो 7 तो होना ही चाहिए, और 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, 7 से बड़ा आएगा। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोल दिया, तो यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, जस्ट अ मिनट, 10, हाँ ठीक है 10 ही बोल देते हैं। तो x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट 10 से लेके इन्फिनिटी को। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हमने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, अगेन x विल बिलोंग फ्रॉम -2 से लेके इन्फिनिटी। फोर्थ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x किसको बिलोंग करेगा, -2 से इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, -2 से बड़ी वैल्यू लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 7, बस ये लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 7। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ से इक्वलिटी को हटा दिया,
इक्वलिटी को हटा दिया, इसका मतलब मैं 7 तो ले नहीं सकता अब, तो 7 को नहीं ले सकता, तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। अब 7 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, मान लीजिए मैं x का वैल्यू 7 से 8 के बीच में ले लूं, मान लेते हैं यहाँ से कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, अब कोई बच्चा ऐसा जवाब देगा कि सर ये ओपन 7 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब ओपन से 7 से लेके इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब 7 से लेके हम इन्फिनिटी जा रहे होंगे तो 7 से 8 के बीच में किसी भी नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो उसका आंसर 7 आ जाएगा। इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 7 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? ये 7 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, फिर कहां से स्टार्ट होगा? तो ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 बना दिया इसको। इट विल बिकम व्हाट? क्लोज ब्रैकेट 8 से लेके इन्फिनिटी। सोचिए एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 7 से बड़ा आना चाहिए, तो ये वैल्यू 8 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि 8 पे क्लोज भी लग सकता है। क्यों लग सकता है 8 पे क्लोज? क्योंकि 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा ना, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 7 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 20 से बड़ा है, तो x किसको बिलोंग करेगा? x विल बिलोंग फ्रॉम 21 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि अगर मैं 20 पे ओपन लगा के 20 से इंफिनिटी लिख दूंगा तो 20 से 21 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 20 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is less than equal to I, this implies x will belong minus infinity से लेके I plus 1. Greatest integer of x is less than equal to I, this implies x will belong to minus infinity से लेके I plus 1. मान लीजिए मैंने लिखा greatest integer of x is less than equal to 7, तो this implies x will belong minus infinity से लेके क्या तक? 8 तक। सही बात है, 8 पे क्लोज नहीं आ सकता। 8 पे क्लोज आ जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा, इसलिए 8 पे हम क्लोज नहीं लगा सकते। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 11 लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जाएगा? ये 12 तक जाएगा। 11 से लेके 12 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा? 11 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 7 लिख दिया। लेस देन 7 का मतलब 7 के बराबर नहीं हो सकता, 7 से छोटा होगा, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बिकम x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अब कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा? नहीं जाएगा 8 तक। क्यों नहीं जाएगा 8 तक? क्योंकि 7 से 8 के अगर ये 8 तक चला गया तो 7 से 8 के बीच में जितने भी नंबर्स का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा, और ये 7 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये माइनस इन्फिनिटी से केवल 6 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि माइनस इन्फिनिटी से 7 तक चला गया तो भी चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 7 तक जाएगा। क्यों जाएगा आप सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 7, माइनस इन्फिनिटी से 7 तक जा रहे हैं, तो 6 से 7 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा। 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, वरना हमेशा 7 से छोटा ही आएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सब बातें हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू I, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके I प्लस 1। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दैट यू हैव टू मेमोराइज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, वो मैं अभी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट डाल के, नोट इट डाउन। यू शुड मेमोराइज वन थिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट डाल के एक बात आप याद रखेंगे कि हमने बात की थी y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो y बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये y बराबर x बन जाएगा, y बराबर x माइनस 1 बन जाएगा, y बराबर x माइनस 2 बन जाएगा, y बराबर x माइनस 3 बन जाएगा, y बराबर x प्लस 1 बन जाएगा, y बराबर x प्लस 2 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? y बराबर x कब बनेगा? y बराबर x बनने के लिए 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे 0 होगा? जब x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1 के बीच में। फिर ये जाएगा 1 से लेके 2 के बीच में, तो ये बन जाएगा। फिर जाएगा 2 से लेके x3 के बीच में, तो x माइनस 2 बन जाएगा, और 3 से लेके x4 के बीच में, तो ये 3 बन जाएगा, तो इट विल बिकम x माइनस 3। फिर ये आ जाएगा -1 से लेके x0 के बीच में, फिर ये आ जाएगा -2 से लेके x
-1 के बीच में, तो ये x+2 बन जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है, और 0 से 1 के बीच में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y बराबर x, 1 से लेकर 2 के बीच में इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y बराबर x-1। इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इट विल बिकम लाइक दिस, है ना, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। तो ये आप याद रखेंगे कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है ये, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन y बराबर x, दिस इज लाइन y बराबर x-1, दिस इज लाइन y बराबर x-2, दिस इज लाइन y बराबर x-3, दिस इज लाइन y बराबर x+1 एंड दिस इज लाइन y बराबर x+2। तो यू शुड मेमोराइज द लाइंस, आपको ये लाइंस याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट है ना, ये सारी लाइंस आपको याद होनी चाहिए। y बराबर x, दिस विल बिकम y बराबर x-1, y इट विल बिकम y बराबर x-1। आप x को 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू कितना आएगा -1, और y को 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू 1 आएगा, तो x का वैल्यू 1 पे काटेगा लाइन, एंड दिस विल कट द y एक्सिस नेगेटिव पोर्शन, है ना, -1 पे ये कट करेगा, ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की है। नाउ वी विल स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पर उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इट विल बिकम y बराबर, जैसे साइन इनवर्स x हो गया, तो y बराबर साइन इनवर्स x, इसका मतलब क्या है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, दिस इज आर्क साइन x, ये दोनों एक ही बात है। y बराबर साइन इनवर्स x और आर्क साइन x दैट इज इक्विवेलेंट। तो y बराबर साइन इनवर्स x जो है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं यहाँ पे y बराबर साइन x लिख दूं और y बराबर साइन इनवर्स x लिख दूं, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये सारे के सारे फंक्शंस है। कौन सारे के सारे फंक्शन है, अपनी डोमेन रेंज में सारे के सारे फंक्शन है। y बराबर साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें y का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो y बराबर साइन x। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करते थे, एंगल पुट करते थे, एंड यू विल गेट द वैल्यू। बट यहाँ पे इनवर्स में x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और y का वैल्यू, y क्या मिलेगा आपको, एक एंगल मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस, है ना। साइन इनवर्स x में x की जगह क्या आएगा, वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू क्या होगा, y क्या होगा, एक एंगल होगा, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स x। तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। मतलब हमें ये सोचना है कि x की किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, या मैं बोलूं साइन इनवर्स 1। अगर मैंने साइन इनवर्स 1 यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे मिलता है। दैट इज द मेन कंसेप्ट। हम कुछ सवाल ले लेते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। y बराबर tan इनवर्स 1 ले लिया हमने। y बराबर tan इनवर्स के अंदर 1/√3 ले लिया। y बराबर साइन इनवर्स के अंदर हमने 1 ले लिया, ठीक है। y बराबर कॉसेक इनवर्स के अंदर क्या ले लिया, 2/√3 ले लिया। y बराबर कॉस इनवर्स के अंदर -1/, इट विल बिकम -1/2। y बराबर सेक इनवर्स के अंदर हमने √2 ले लिया, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज, हमने कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, y बराबर tan इनवर्स ऑफ 1। तो y बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि tan का वैल्यू 1 कितने में मिलता है, कितने डिग्रीज पे मिलता है। दैट विल बी 5/4। अच्छा, पहली बात तो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, मतलब एक ही y का वैल्यू मिलेगा आपको। x की एक ही वैल्यू पे y का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए। tan इनवर्स 1/√3, इसका मतलब ये कितने डिग्री पे आता है, ये हमारा 30 डिग्री पे आता है। दैट इज इक्वल टू π/6। साइन इनवर्स 1 इज π/2। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2/√3, तो साइन इनवर्स ये 60 डिग्री पे मिलता है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री पे मिल जाएगा π/3 पे। cos इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल टू 2π/3,
और सेक इनवर्स ऑफ रूट 2, तो ये कॉस इनवर्स का होता है, हाँ ये होता है पाई बाय 4 पे, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 इज पाई बाय 4, देन सेक इनवर्स रूट 2 इज आल्सो पाई बाय 4. दीज आर द सम वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब बात आती है कि और भी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. पहले तो हमने बोला कि यहाँ पे tan इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 4 आएगा, तो ये 5 पाई बाय 4 पे भी वैल्यू 1 देगा. पर मैंने आपको पहले बोला दीज आर द फंक्शंस. अभी मैंने आपको बताया नहीं कि फंक्शंस क्या होते हैं, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे यू विल बी गेटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y. अब यहाँ पे इनके ग्राफ्स देख लेते हैं. तो ग्राफ देखने से पहले कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ. क्या क्या बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है. जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात कर लेते हैं. चलिए पहले डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, इनकी ग्राफ बाद में देख लेंगे. सबसे पहले डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं. y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ x, y बराबर tan इनवर्स ऑफ x, y बराबर कॉट इनवर्स ऑफ x, y बराबर सेक इनवर्स ऑफ x, y बराबर कॉसेक इनवर्स ऑफ x. डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे, फिर रेंज की बात करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज. ये तो आपके फंक्शंस हो गए. सबसे पहले साइन इनवर्स x की डोमेन की बात करते हैं. तो साइन इनवर्स x की डोमेन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या क्या वैल्यू ले सकता है. तो x कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट. अगर मैंने आपसे पूछा कि y बराबर साइन इनवर्स के अंदर 3/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, केवल -1/2 से लेके +1/2 के बीच का एंगल पुट कर सकते हैं. फिर मैंने आपसे पूछा y बराबर कॉस इनवर्स के अंदर 2/3, क्या ये डिफाइन होगा. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे x जो होता है वो किसके बीच में होता है, अगेन -1 से 1. y बराबर साइन इनवर्स x के अंदर जो x होता है दैट इज फ्रॉम -1 to 1. y बराबर कॉस इनवर्स x के अंदर जो x होता है दैट इज आल्सो फ्रॉम -1 to 1. ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, तो 2/3 तो क्या है, -1 से 1 के बीच में होगा. एंगल निकालना इतना आसान नहीं है. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इट इज डिफाइंड. डिफाइंड तो होगा, डिफाइन होने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है. -1 से 1 के बीच का वैल्यू इट इज डिफाइंड. y बराबर tan इनवर्स x की बात करें तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r. यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू r. डोमेन में कोई डोमेन की बात कर रहे हैं तो y बराबर साइन इनवर्स ये जो है x वो -1 से 1 जा सकता है. cos इनवर्स x जो है वो भी -1 से 1. tan इनवर्स x इज r, cot इनवर्स x इज आल्सो r. sec इनवर्स की बात करेंगे तो sec इनवर्स में क्या होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, x विल बिलोंग फ्रॉम -∞ से -1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके इंफिनिटी. एंड सेम हियर cosec इनवर्स भी आपका -∞ से -1 के बीच में जाएगा और 1 से इंफिनिटी के बीच में जाएगा. ठीक है, अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं. अच्छा फिर मैंने आपसे पूछा कि y बराबर tan इनवर्स के अंदर 20 डिफाइंड है क्या, तो इसका जवाब क्या होगा, यस इट इज डिफाइंड. क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर जो x आ रहा है इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज ले सकता है. तो ये क्या है, डिफाइन है. तो फंक्शन हो गए ये 6, इनकी डोमेन हो गई. रेंज की बात कर लेते हैं. तो इसका रेंज जो आता है दैट इज फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2, है ना. साइन इनवर्स x का जो रेंज आता है दैट इज फ्रॉम -π/2 से π/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट. y बराबर cos इनवर्स x, इसका रेंज कितना आता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से π. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मैंने बोला कि y बराबर cos इनवर्स x है, उसमें y का वैल्यू जो हो गया वो 3π/2 हो गया. पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल. क्यों, रेंज में आ ही नहीं रहा. रेंज क्या आएगा, वैल्यू एंगल जो आएंगे वो 0 से π के बीच में आएंगे बस. या रेंज जो आएगी वो 0 से π आएगी बस. π से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आएगी और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी. 0 से π के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी y बराबर cos इनवर्स x की. y बराबर tan इनवर्स x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट. दिस विल बिकम 0 से π ओपन ब्रैकेट. y बराबर sec इनवर्स x की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π क्लोज. एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते यहाँ पे, π/2 नहीं ले सकते, π/2 पे दिक्कत है. ठीक है ना, तो वी कैन टेक π/2. cosec इनवर्स x की बात करेंगे तो cosec इनवर्स भी सेम साइन के जैसा हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2, है ना. एक्सेप्ट क्या नहीं ले सकते, 0. एक्सेप्ट वी कांट टेक 0.
तो हम याद कर लेते हैं फटाफट से। y बराबर साइन इनवर्स x, डोमेन होगा -1 से 1, रेंज होगा -π/2 से π/2। y बराबर कॉस इनवर्स x, तो x होगा -1 से 1 डोमेन के अंदर और रेंज हो जाएगा 0 से π। अच्छा याद के रखने का तरीका क्या है, वेरी इजी। दो के पेयर देख लीजिए आप, साइन और कॉस का देख लीजिए, टेन और कॉट का देख लीजिए, सेक और कॉसेक का देख लीजिए। साइन और कॉस में मतलब तीन चीजों में तो सेम ही रेंज आ रही है, -π/2 से π/2 क्लोज, -π/2 से π/2 ओपन और -π/2 से π/2 क्लोज। बस यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, ओपन ब्रैकेट नहीं आ रहा, मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं आ रहा, -π/2 +π/2 पे। कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो 0 से π, कॉट इनवर्स x में भी 0 से π पर ओपन ब्रैकेट, और सेक इनवर्स x में 0 पे π क्लोज ब्रैकेट, उसमें π/2 हमने हटा दिया। तो दीज आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ, है ना। तो ग्राफ्स देख लेते हैं पहले, फिर कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हम लोग याद रखेंगे। तो ग्राफ देख लेते हैं पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। रेंज और डोमेन को ध्यान रखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज तो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। तो ये वाला वैल्यू तो आ जाएगा आपका +π/2, और ये वाला वैल्यू जो हमने बनाया है दिस इज -π/2। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, +1, दिस वैल्यू विल बिकम -1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x। आप देख सकते हैं इफ फंक्शन थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, इफ वी ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन खींचोगे तो ग्राफ को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे वी आर गेटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, है ना। x की एक वैल्यू पे हमें y का कितना वैल्यू मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है। दूसरी बात आप रेंज देख सकते हैं, -π/2 से कहां तक जा रहा है, π/2 तक जा रहा है। डोमेन की बात करेंगे तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ ट्रेवल कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ वी विल ड्रॉ नेक्स्ट ग्राफ दैट इज y बराबर कॉस इनवर्स x, है ना। सेकंड ग्राफ है हमारा y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ। अच्छा एक बात और देख सकते हैं, साइन इनवर्स x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस तो हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है। y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ है ना, वो उसकी रेंज जो होगी ना वो 0 से π होगी, केवल 0 से π होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 0 से π के बीच में ही वो रहेगा ग्राफ। लेट मी, चलो कोई नहीं, ये तो पाई हो गया आपका, दिस इज पाई, ये वाला पॉइंट इस तरह से देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, 0 से पाई हो गया क्लोज ब्रैकेट। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी π/2। अच्छा वैल्यूज की बात कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, दिस वैल्यू विल बी +1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर कॉस इनवर्स x। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इसका, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ है। दूसरी बात रेंज की बात करेंगे तो रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π के बीच में। y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई थी। मैंने आपको डोमेन देखना सिखाया था, ग्राफिकली रेंज देखना, रूट देखना, एसिम्पटोट्स देखना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस का जो ग्राफ है, कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ है वो 0 से π तक ट्रेवल कर रहा है। 0 से π तक ट्रेवल कर रहा है मतलब उसका रेंज जो है वो 0 से π है। और x एक्सिस में अगर ग्राफिकली हम बात करना चाहें तो x एक्सिस में ये -1 से +1 तक ही जा रहा है बस। ठीक है, ये दो ग्राफ हो गए। लेट्स मेक अनदर ग्राफ। y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ, द थर्ड वन। जहां हम इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो इसका ग्राफ है ना -π/2 से +π/2 तक जाएगा बस। दिस इज -π/2। ग्राफ किस तरह से जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ। अच्छा यहाँ पे ये जो π/2 और ये -π/2 ये लाइंस किसकी तरह काम करेगी, एसिम्पटोट्स की काम करेगी, एसिम्पटोट्स की तरह काम करेगी। मतलब ये ग्राफ इनको टच नहीं करेगा कभी भी।
ठीक है, धीरे धीरे इनके बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिट पे जाके क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगी या टेंजेंट बन जाएगी इसके लिए। तो ये y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया -π/2 से π/2। तो रेंज आप देख सकते हैं -π/2 से π/2 था। दूसरी बात डोमेन की बात करेंगे तो x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसका मतलब डोमेन तो क्या है, r है। क्यों है r, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस से लेके पॉजिटिव x एक्सिस पूरे में ग्राफ बना हुआ है। फोर्थ, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर cot इनवर्स ऑफ x, y बराबर cot इनवर्स ऑफ x का अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो है वो 0 से पाई के बीच में जा रहा है। अब 0 से पाई के बीच में जा रहा है तो किस तरह से ग्राफ बनेगा देख लेते हैं एक बार। ये तो आपका 0 हो गया, लेट अस सपोज दिस इज पाई, तो 0 से पाई के बीच में जा रहा है। अच्छा ये वाला वैल्यू तो कितना होगा, 0 हमें पता है, तो 0 से पाई के बीच में इसका रेंज रखना है। अच्छा डोमेन क्या होगा, डोमेन तो r होगा, तो डोमेन तो r होगा, 0 से पाई पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, है ना। तो ग्राफ किस तरह से चला जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cot इनवर्स ऑफ x। थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देते हैं इसको, ठीक है। आप डोमेन रेंज से समझ सकते हैं, डोमेन r आ रही है और रेंज जो आ रही है वो 0 से पाई, 0 और पाई पे दोनों पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। दीज आर ग्राफ ऑफ y बराबर tan इनवर्स x एंड y बराबर cot इनवर्स x। सेकंड इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड इनवर्स x का ग्राफ जो है वो 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में बनेगा, π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 0 से पाई में बनेगा, तो 0 से पाई में बनेगा तो ये तो पाई हो गया, ये आपका 0 हो गया। और π/2 पे ग्राफ नहीं बनेगा, π/2 पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ये आपका π/2 हो गया, तो π/2 पे तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक असिम्पटोट मिलेगा, ठीक है। अच्छा डोमेन की बात करें तो डोमेन जो है नेगेटिव में तो -∞ से -1 और पॉजिटिव में कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, ये तो 1 हो गया, 1 से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी भेज देते हैं इस ग्राफ को। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर सेक इनवर्स x, जब वो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है और -1 से इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब ये आपका -1 हो गया, तो -1 से इन्फिनिटी इसको भेजना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात की जाए तो डोमेन तो क्या होगी, डोमेन तो आपकी 1 से इन्फिनिटी, मतलब एक पोर्शन तो ग्राफ का 1 से इनफाइनाइट में बनेगा और दूसरा पोर्शन जो है ग्राफ का वो -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, सॉरी -∞ से -1 तक बनेगा। अब -1 से -∞ से -1 बनेगा। दूसरी बात यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हैं, सॉरी रेंज देख सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई हो जाएगा। अब क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना देते हैं हम लोग। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। -1 पे कितना मिल जाएगा, पाई, -1 पे कितना मिल जाएगा, पाई। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर cos सेक इनवर्स x, है ना। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कुछ, दैट विल बी रिक्वायर्ड, हमें जरूरत पड़ेगी इन सेट ऑफ फॉर्मूलाज की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है साइन इनवर्स के अंदर अगर -x आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स के अंदर जो -x आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। सपोज करो साइन इनवर्स के अंदर -1 आ रहा है, तो साइन इनवर्स के अंदर -1 को क्या लिख सकते हो आप, माइनस को बाहर निकाल लिया तो इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, तो इट विल बिकम -π/2। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहले सब एक साथ लिख लेते हैं। tan इनवर्स के अंदर -x विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। थर्ड प्रॉपर्टी इज cosec inverse of -x will become minus times of cosec inverse of x. Fourth is cos inverse of -x will become pi minus cos inverse of x. जैसे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, cos inverse of -1/2, तो cos inverse of -1/2 इसका मतलब cos inverse of -x, इसका आंसर क्या आ रहा था, 2π/3 के बराबर आ था। तो माइनस को हमने बाहर निकाला, माइनस को हटाएंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस आएगा।
तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये बनता पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब 1/2 का वैल्यू कितने पे मिलेगा, कॉस में, दैट इज π/3 पे। तो ये बनता पाई माइनस π/3 और पाई माइनस π/3 आपका क्या हो जाता, 2π/3 के बराबर हो जाता। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, अगेन it will become pi minus cot inverse of x, है ना, cot inverse of minus x, it will become minus times of cot inverse of x, pi minus cot inverse x. Sixth, sec inverse of minus x is equal to pi minus sec inverse of x. याद रखना बहुत ही आसान है, साइन इनवर्स के अंदर हो गया, tan इनवर्स के अंदर हो गया और cosec इनवर्स के अंदर हो गया। इन तीनों के अंदर अगर माइनस आएगा तो माइनस विल कम आउट। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा और cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा, तो इट विल बिकम पाई माइनस cot इनवर्स एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव टू मेमोराइज। ये तो पहली टाइप थी। टाइप 2 क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ये तो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये π/2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, x इज बिटवीन -1 से 1। यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, एट x विल बिकम tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की बात आ रही है तो x बिलोंग्स टू r। और तीसरा फॉर्मूला कि sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, ये भी π/2 के बराबर हो जाएगा जब x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये दो टाइप है फॉर्मूला की जो आपको याद रखनी है। पहली है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज आल्सो π/2, x belongs to r के लिए, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 व्हेन x इज बिटवीन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेट मी प्रूफ वन प्रॉपर्टी, है ना। पहली प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ देता हूँ, पहली वाली बात का, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2 के बराबर है। इसको प्रूफ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, sin इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसको क्या अज्यूम कर लिया, थीटा अज्यूम कर लिया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा, कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये बात ध्यान रखिए कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिखा हुआ था, x बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा। इफ यू आर नॉट स्टडीड, वैसे तो आपने क्लास 11 में ये एप्लीकेशंस देखे होंगे फिजिक्स में भी। मान लीजिए sin थीटा का वैल्यू 1/3 आ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1/3, है ना। उसके लिए हमें एंगल तो नहीं पता, वैसे हमने sin इनवर्स x को हमने थीटा अज्यूम कर लिया, पहला वाला प्रूफ देख रहे हैं। तो sin इनवर्स x को अगर हमने थीटा ले लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो x को हमने sin थीटा को क्या लिख लिया, cos π/2 माइनस थीटा, cos को इधर लेके आ गए, तो इट विल बिकम cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ये थीटा फिर LHS में आ गया, तो इट विल बिकम थीटा प्लस cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2 के बराबर आ गया। थीटा किसके बराबर था, थीटा sin इनवर्स x के बराबर था। इसका मतलब ये क्या हो गया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर आ गया, π/2 के बराबर आ गया। रेस्ट टू यू कैन प्रूफ, है ना। बाकी दो आप अपने आप प्रूफ कर सकते हैं। वैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। इधर भी प्रूफ कर देते हैं, एक आध प्रॉपर्टी इधर भी प्रूफ कर देते हैं। एक बार नेगेटिव वाली कर देते हैं और एक बार पाई माइनस वाली कर देते हैं। जैसे वही सेम बात, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। उसका प्रूफ देख रहे हैं हम टाइप 1 में, पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ से, माइनस साइन थीटा। अब एक्स बराबर अगर माइनस साइन थीटा हो गया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं,
साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना, x बराबर माइनस साइन थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर साइन को इधर लेके आ गए तो इट विल बिकम साइन इनवर्स के अंदर x, साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा। फिर माइनस को इधर लेके आ गए तो थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x के, ठीक है। और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस x किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। एक और प्रूफ कर देते हैं इधर से, जो पाई माइनस वाली प्रॉपर्टी थी उसको प्रूफ कर देते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, लेट्स प्रूव दिस। cos इनवर्स ऑफ माइनस x को फिर से हमने क्या मान लिया, थीटा, तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। दिस इंप्लाइज x विल बिकम, पहले क्या हो रहा था, पहले जब x को हमने sin थीटा बोला था तो x बराबर माइनस sin थीटा हो गया था, तो वो sin ऑफ माइनस थीटा उसको लिख सकते हैं, क्योंकि sin ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा। पर अगर x बराबर माइनस cos थीटा आ रहा है तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना। कैसे लिखना पड़ेगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, तो x बराबर cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेम विल नॉट चेंज, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। आई थिंक आपको याद होगा इफ यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री। तो x बराबर cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा को हमने ऐसे लिख लिया। फिर cos को इधर लेके आ गए तो cos इनवर्स के अंदर कितना हो गया, x दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, थीटा को इस तरफ ले गया और उसको उस तरफ ले गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, तो थीटा किसके बराबर था, cos इनवर्स ऑफ माइनस x, तो इट विल बिकम cos इनवर्स ऑफ माइनस x दैट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। खैर वो तो नीचे भी लिखा हुआ था, हम वहां से ये भी बोल सकते थे कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आई हैव गिवन द प्रूफ ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, जितने भी मैंने सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको बोले हैं दैट यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद रखने। कहीं पे भी हम फंक्शंस में इनको यूज करेंगे, कहीं पे भी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर दिख गया हमें, तो x माइनस 1 से 1 होगा तो इसका वैल्यू पाई बाई 2, देन अगेन पाई बाई 2 जब x बिलोंग्स टू r, देन अगेन पाई बाई 2 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से लेके इनफिनिटी। प्रूफ दे दिए, सारे फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट। Next set of formula, that is type 3. Type number 3. Sin inverse of x is equal to cosec inverse of 1 by x। यहाँ पे x क्या होगा, माइनस 1 से 1 के बीच में, एक्सेप्ट सॉरी माइनस 1 से 1 के बीच में, हाँ क्या नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, ठीक है। पहली तो ये हो गई, दूसरी या फिर छोड़ दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ लेंगे सब फॉर्मूला, अभी इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो टाइप्स याद रखिए, पहला टाइप और दूसरा टाइप जो आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हेड टुवर्ड्स ग्राफ्स, ग्राफ्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है ग्राफ में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। इसमें हम टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में टाइप 1, ठीक है। तो नोट इट डाउन, व्हाट इज टाइप 1। टाइप 1 क्या है, लिखेंगे। पहली टाइप है कि जब हम x को माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टाइप 1 में, बाय इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस x, इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस x, अगर हम x को, मतलब हमारे पास y बराबर fx का ग्राफ है, if we are having y बराबर fx and if we are replacing x from minus x, तो this will become y is equal to f of minus x, है ना। x को अगर माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं तो what is the procedure, प्रोसीजर क्या होगा, what is the procedure, प्रोसीजर लिखेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। प्रोसीजर इज टेक द reflection of
entire graph, take the reflection of entire graph in y axis. अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो what we have to do, we have to take the reflection of entire graph एन वाई एक्सिस. तो दिस इज अ प्रोसीजर कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा कि आपको रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा एंटायर ग्राफ का. कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में. यानी वाई एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा. तो ग्राफ देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ बना दिया हमने. ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हम लोगों को ग्राफ बनाना है. अब हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से. तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर हमने बोला था कि ग्राफ जो है वो किसका बन जाएगा, y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा. अब एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा तो पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है किस में, y एक्सिस में. तो इस पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है y एक्सिस में, तो ग्राफ फ्लिप हो जाएगा इस तरीके से. तो ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, थोड़ा सा शेप और साइज आप देख लीजिए, है ना. तो वो तो था y बराबर एफ एक्स का ग्राफ. तो ये किसका हो गया, y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ. तो रिमेंबर द प्रोसीजर, दिस इज योर टाइप 1. व्हाट इज टाइप 1? अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो व्हाट विल हैपन, द ग्राफ विल रिफ्लेक्ट, या फिर हम बोलेंगे पूरे ग्राफ का जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस में निकाल लेंगे हम, y एक्सिस में निकाल लेंगे. ठीक है, वी विल टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ इन y एक्सिस. और एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज हमने ग्राफ बनाया y बराबर साइन इनवर्स x का. अभी बनाया था हमने y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ. कैसा होता है, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होता है, -1. ये वैल्यू किसके बराबर होता है, +1. ये वैल्यू किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है. ये वैल्यू किसके बराबर होता है, -π/2 के बराबर. दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x. और व्हाट आई वांट टू डू, मैं x को माइनस x से रिप्लेस करना चाहता हूँ. तो आई वांट टू द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स ऑफ -x. तो हमने क्या बोला, ग्राफ का रिफ्लेक्शन निकाल लो. किस एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट. तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा. बस ये बन गया ग्राफ. ये -π/2 हो जाएगा. अगेन ये कितना हो जाएगा, +π/2 हो जाएगा. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी. तो दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स ऑफ -x. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. हाँ बिल्कुल सही है. साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया, साइन इनवर्स ऑफ -x का ग्राफ चाहिए. तो हमने क्या किया, x को -x से रिप्लेस किया. और x को -x से रिप्लेस करने से क्या होता है, ये ग्राफ एंटायर ग्राफ का रिफ्लेक्शन आ जाता है. कहाँ पे, y एक्सिस में. तो y एक्सिस में एंटायर ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया. ठीक है, और भी ग्राफ देख लेते हैं. y बराबर e की पावर x का ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना है आप लोगों को. y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है. ठीक है, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. है ना, y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है इस तरीके से. अब हमें चाहिए किसका ग्राफ, y बराबर e की पावर -x का ग्राफ चाहिए. तो हमने क्या किया, x को -x से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, y बराबर e की पावर x का ग्राफ हमने बना दिया. हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया. तो x को -x से रिप्लेस करने से क्या होगा, वही y एक्सिस में इमेज मिल जाएगी हमें. y एक्सिस में इमेज मतलब पूरे ग्राफ का हमने रिफ्लेक्शन ले लिया किसमें, y एक्सिस में. तो दिस आर द ग्राफ ऑफ y बराबर e की पावर x एंड y बराबर e की पावर -x. तो दिस इज अवर टाइप 1, जब हम x को -x से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, राइट डाउन टाइप नंबर 2, है ना. राइट डाउन टाइप नंबर 2. Write down type number 2. Type number 2 is, if you want to draw the graph of, नहीं यार, if by what will happen? If we replace y by -y, if we replace y by -y, if we replace y by -y, then take reflection of entire graph. Take reflection of entire graph in
x axis. Take reflection of entire graph in x axis. पूरे ग्राफ का जो रिफ्लेक्शन लेना है वो कौन से एक्सिस में लेना है? x एक्सिस में लेना है. टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ इन x एक्सिस. ठीक है, दिस इज टाइप 1. वो टाइप 2 में आपको लिखवा चुका हूँ. यानी y बराबर e की पावर x का ग्राफ देखना है मुझे. अब y बराबर e की पावर x है, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, है ना. y बराबर e की पावर x. आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y को -5 से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, है ना. वी हैव रिप्लेस्ड y विद -y. y को -5 से रिप्लेस कर दिया तो ग्राफ किसका बन जाएगा? -y बराबर e की पावर x. तो हमने क्या बोला था कि ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है किस एक्सिस के अबाउट? पहले तो हमने रिफ्लेक्शन लिया था y एक्सिस के अबाउट, सॉरी y एक्सिस के अबाउट. इस बार हम कौन सा एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे? x एक्सिस के अबाउट. तो x एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन किस तरीके से आएगा? इस तरीके से. तो ये हो गया -y बराबर, ये तो हो गया y बराबर e की पावर x का ग्राफ, ये बराबर हो गया -y बराबर e की पावर x का ग्राफ. तो इस बार हमने जो रिफ्लेक्शन लिया दैट इज अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट हमने रिफ्लेक्शन लिया? इस बार हमने x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है. तो दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 2. नोट इट डाउन.